नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के कोंटा में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है। हमारे सुरक्षा जवान नक्सलियों की साजिश के शिकार हो गए। एएसपी शहीद हो गए, कुछ अधिकारी घायल हुए हैं। सवाल है, कहां चूक हुई जो इतना बड़ा नुकसान हो गया? क्या लगातार मिल रही कामयाबियों से कहीं हम पर ज्यादा निश्चिंत होने की भूल कर बैठे, या क्या हुआ? क्या यह घटना नक्सलियों के हमले के पुराने पैटर्न की वापसी है? आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का अभियान तेजी से चल रहा है। नक्सलियों के सेफ जोन माने जाने वाले इलाकों में घुसकर सुरक्षा बल नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। नक्सलियों के ढेर होने और आत्मसमर्पण की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्या हम लापरवाह होते जा रहे हैं? सुकमा के कोंटा में मंगलवार को जो हुआ, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है। कोंटा में नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है, कोंटा से करीब 5 किलोमीटर दूर क्रशर प्लांट पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया था। एक जेसीबी मशीन में आग लगाने की खबर के बाद कोंटा एएसपी आकाश राव, कोंटा एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और कोंटा थाना प्रभारी सोनल ग्वाल मौके के लिए रवाना हुए। अधिकारी इस बात से अनजान थे कि नक्सलियों ने मौके पर आईईडी प्लांट किए हैं। इस दौरान एएसपी आकाश राव का पैर आईईडी पर पड़ा और ब्लास्ट हुआ। यानी जेसीबी में आग लगाकर नक्सलियों ने एक ट्रैप तैयार किया और मौके पर आईईडी लगा दी ताकि वहां आने वाले पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ जाएं। हुआ भी ऐसा ही। एएसपी और उनकी टीम इस ट्रैप में फंस गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लगातार मिल रही कामयाबी से निश्चिंत होकर एएसपी और उनकी टीम ये बड़ी भूल कर बैठी? बिना तैयारी के ऐसी जगह पहुंची जहां कुछ समय पहले नक्सलियों की मौजूदगी थी। इस ब्लास्ट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को रायपुर में अंतिम विदाई दी गई। सीएम साई ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। कल सुकमा जिले के कोंटा में एक आईडी ब्लास्ट प्रेशर बम के चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरपुंजे जी शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी और हमारे सांसद, मंत्रीगण, विधायकगण सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और श्री आकाश राव का शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। शहीद आकाश राव का रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। उनके छोटे भाई और 8 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। मैं जब देख रहा था अंतिम यात्रा के दौरान कई लोगों से बातचीत कर रहा था, तो एक व्यक्ति मिले जिन्होंने इस बात का दावा किया कि वो जब मोहला मानपुर में पदस्थ थे आकाश राव गिरपुंजे, तो उनके साथ वो उस टीम में थे जिसके लिए उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था। 3 नक्सलियों का शव बरामद करने मुठभेड़ में मारा गया था और उनका शव निकालना कितना बड़ा चैलेंज था वहाँ से। उस टीम में वो भी शामिल थे। वो अपना अनुभव साझा कर रहे थे। एक एसआईए के अधिकारी मिले, वो बता रहे थे कि उन्होंने आकाश को न सिर्फ उनके साथ काम किया है प्रोफेशनली, बल्कि उन कोचिंग में ट्यूशन भी दिया है जब वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शहीद आकाश राव की शहादत ने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहां चूक हो गई जो इतना बड़ा नुकसान हुआ? क्या लगातार मिल रही कामयाबियों से निश्चिंत होकर ऐसी भूल हुई? रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
देखिए, आईईडी नक्सलियों के लिए हमेशा से बहुत बड़ा हथियार रहा है और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अगर आप केवल साल 2025 को देख ले तो कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। 6 जनवरी 2025 को बीजापुर में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। 8 जवान हमारे डीआरजी बस्तर फाइटर्स और एक ड्राइवर उसमें शहीद हुआ था। 6 जनवरी 2025 को ये आईडी ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा 8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में 5 जवान शहीद हुए थे। और अगर आप इसी 25 में देखें तो 8 मई के अलावा 9 जून यानी कि कल की ही बात है जब हमारे एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। कुछ जवान हमारे घायल भी हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नक्सली पुराने पैटर्न पर लौट रहे हैं? क्या ताबूत में आखिरी कील लगने से पहले नक्सली पुराने पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये कितना मुश्किल है, कितना परेशानी भरा है? एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ डीएम अवस्थी सर, पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अवस्थी सर। पंकज कुमार सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसएफ के पूर्व डीजी। पंकज सर, आपके बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी विकास इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो इन तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। विकास, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डीएम अवस्थी सर के पास जा रहा हूं। अवस्थी सर, देखिए, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक एएसपी हमारे शहीद हुए, हमारे कुछ ऑफिसर्स घायल हुए। जहां तक घटना पता लग पाई, कोंटा में एक क्रशर प्लांट पर जेसीबी को नक्सलियों ने आग के हवाले किया। पड़ताल करने के लिए टीम गई और जेसीबी के पास जैसे ही एएसपी पहुंचे, वहां प्रेशर आईडी ब्लास्ट कर गया। ये पैटर्न ठीक वैसा ही है कि आप दिखाते कुछ हैं, आपका एम्बुश कुछ होता है, हथियार कहीं छिपे होते हैं और फिर जमीन से अचानक धमाका होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी घटना अरनपुर की 26 अप्रैल 2023 की, वो हम कैसे भूल सकते हैं? वो एक एग्जाम्पल है उसमें। आपको लगता है सर कि कहीं शायद कोई लापरवाही हुई, एसओपी का फॉलो नहीं किया गया, या जमीन पर मैदान पे ये चीजें नहीं हो पाती हैं? कागजी चीजें अलग हैं और मैदानी चीजें अलग हैं। देखिए, ऐसा है कि ये इसको लापरवाही की संज्ञा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले मार्च 24 से आकाश वहाँ पे थे और 1.5 साल से वो थे। उन्होंने कई जगहों पर ऑपरेशंस को लीड किया होगा, कई बार वो खुद गए होंगे। इसके अलावा पहले भी वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहे हैं। मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जब मैं नक्सल डीजी था तब भी वो नक्सल एरिया में भी उन्होंने काम अच्छा ही किया था। तो उनको इस बात की पूरी जानकारी थी और हर पुलिस ऑफिसर को ये जानकारी रहती। इधर पिछले कुछ समय से जो सफलताएं मिल रही हैं ऑपरेशंस में, वो फोर्स का मनोबल बढ़ाती हैं और मनोबल जब बढ़ता है तो थोड़ा उत्साह भी रहता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरा ध्यान रखा। वो वहाँ पे जब गए तो गाड़ी से उतर के फिर वो लोग उस जगह पर जहाँ कच्चा रास्ता था वो पैदल चले। वही एसओपी है। अब अनफॉर्चुनेटली वो कमांड आईडी थी या प्रेशर आईडी जो भी थी, उसने वो विस्फोट किया। ये बात ज़रूर है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नक्सलियों की ये पुरानी टैक्टिक्स है कि वो हमेशा से एक घटना करते हैं और फिर वेट करते हैं। अगर हम राजनांदगांव की घटना को देखेंगे, जब विनोद चौबे जी शहीद हुए थे, जो एसपी राजनांदगांव थे, तो उन्होंने 2 लोगों को मार दिया, 2 सिपाहियों को, और उसके बाद वेट करते रहे। उन्हें मालूम था एसपी साहब आएंगे। इस घटना में भी कमोवेश वैसा ही हुआ है। वो चूंकि इस बात की रेकी उन्होंने की होगी, आकाश राव गिरपुंजे एक वीर अधिकारी थे, हर मौक़ों पर जाते थे और तत्परता से जाते थे। तो उन्होंने इस बात को जरूर देखा होगा कि आएंगे और ऐसी वारदात करें तो फिर हमें मौका मिल जाएगा। ये अनफॉर्चुनेट घटना है, लेकिन इसको मैं किसी लापरवाही की संज्ञा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हम लोगों ने, मैंने भी काफ़ी लंबे समय तक नक्सल ऑपरेशन डीजी के रूप में काम किया। हम लोग जब पैदल जाते हैं या गाड़ी जाते हैं, इसी जगह पर एर्राबोर वाले रास्ते पे हम लोग 20 बार गए हैं। हो सकता है कभी आईडी ब्लास्ट हो जाती, तो लापरवाही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अनफॉर्चुनेट घटना है। मैं इसको उसी की संज्ञा देता हूँ। देखिए सर, जाहिर बात है कि एक हमारे अधिकारी की जान गई है, वो शहीद हुए हैं, तो कोई इस तरह की लापरवाही तो नहीं बरतेगा। और ख़ासतौर पर जब आप एक टीम लीडर होते हैं तो फिर पूरी टीम के साथ साथ आपकी अपनी जान की जिम्मेदारी भी आप ही के कंधों पर होती है। और एक टीम लीडर कोशिश यही करता है कि अपनी टीम को सेफ रखे। हाल के कुछ दिनों में नंबर्स जो आ रहे थे मारे जाने के, वो नक्सलियों की तरफ से थे। और क्या वही कामयाबी हमको थोड़ा सा, हमारा जो कंसर्न है वो कम करती है क्या प्रेशर आईडीज को लेके या कमांड आईडीज को लेके? यही सवाल मैं पंकज सर के पास लेके जा रहा हूं। और चूंकि बीएसएफ के पूर्व डीजी रहे हुए हैं, डिप्टी एनएसए रहे हैं, पंकज सर,
आप चूंकि इस फील्ड में एक्सपर्ट रहे, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि लगातार जब फोर्सेस को कामयाबी मिलने लगती है, आपके जितने भी आपके तरीके हैं या जो टेक्निक है वो जब काम करने लगती है, तो एक थोड़ा सा एक आ जाती है क्या कि अब तो नक्सल खत्म हो रहे हैं, अब उतना वापसी नहीं करेंगे, लौटेंगे नहीं, अब तो फोर्सेस पूरी तरह से अंदर घुस रही है, तो वो भी आ जाती है क्या, जिसे हम एक हल्की सी कह सकते हैं कि शायद एक अनिश्चितता की, ठीक है अब इससे ज्यादा क्या करेंगे ये? जी, आपका कहना सही है और मेरे ख्याल से आप जिस तरफ इंगित कर रहे हैं वो कॉम्प्लिसेंसी वाली बात को आप कह रहे हैं। मैं कुछ परिवेश में जाना चाहूंगा कि यदि हम देखें भारत के जो 3 सबसे ट्रबल्ड थिएटर्स रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, JNK एंड LWE, तो पिछले 1 दशक के यदि आंकड़ों को भी हम देख लें तो इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों को जो नुकसान हुआ है वो नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और JNK में फोर्सेस ने, लोगों ने चिरकाल से देख लिए, समझ लिए, उनके मोडस ऑपरेंडी वगैरह समझ लिए। यहां फोर्सेस को आए और स्टेट वाले तो मौजूद हैं, किंतु इस प्रॉब्लम को अपने सीरियस रूप में देखते देखते लगभग 15 साल हो चुके हैं। यदि हम पास्ट केसेस की भी बात देखें तो सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका जो नक्सलियों ने अपनाया है, और ये आप ध्यान रखिए, आईडीज का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि यदि आप झारखंड देखें, उड़ीसा देखें, छत्तीसगढ़ देखें, ये तीनों माइनिंग प्रोन स्टेट्स हैं जहां सब जगह माइनिंग होती है, और इन्हीं माइनिंग एरिया से आईडीज को चुराना, आईडीज को धमका के ले लेना, ये इनका पुराना मोडस ऑपरेंडी नक्सलियों का रहा है। और इसीलिए आईडीज और आईडीज की ट्रेनिंग, जहां तक मेरी जानकारी है, इनको बहुत पहले LTT के लोगों ने भी आके दी थी। और मेरा जो खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ का, मैं वहां 2 साल लगभग रहा, कि इतने एक्सपर्ट हैं आईडी बनाने में कि एक साधारण आम दिनचर्या की चीजें जैसे साबुन, तेल वगैरह से भी ये आईडी बना लेते हैं। कई बार इन्होंने चेन आईडीज बनाई है, जैसा कि अभी अवस्थी साहब, DG साहब ने कहा, कोई घटना घटित कर दो, लोगों में पैनिक, डर और इस तरह की चीज एक का विभास हो जाए, और उसके बाद पुलिस, और जिस तरह की आपने देखा ही कि आकाश राव हो, राजेश पवार जो इनके पहले भी आईडी में गरियाबंद में 2011 में शहीद हुए थे, या विनोद चौबे, एक अच्छे और सिंसियर पुलिस अफसर का ये दायित्व होता है कि तुरंत जितना जल्दी हो सके मैं मौके पहुंचूं, शायद कुछ लोगों को बचा पाऊं, प्रॉपर्टी को बचा पाऊं, या भागते हुए नक्सलियों या क्रिमिनल्स को पकड़ पाऊं। और अशोक पवार, आकाश राव साहब भी कोई नए आदमी नहीं थे इस दुनिया में। उन्होंने इस तरह के बहुत सारे आयाम देखे थे, नक्सलियों की घटनाओं को देखा था। आप ही ने बताया अभी कि उनको इसी चीज का गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था। पर कई बार तुरंत पहुंचने के उसमें कई बार, और देखिए आईडी ऐसी होती है जो जमीन के अंदर होती है, कई बार किसी चीज के प्रेशर में दबाई हुई होती है, तो इसको एकदम 100% एक्यूरेसी से पता कर लेना और हर समय पता कर लेना, ये शायद संभव नहीं हो सकता है। हमारे पास फोर्सेस के पास डीप सर्च माइन डिटेक्टर्स भी हैं, और कई बार 1-1.5 फुट के नीचे माइन का पता नहीं लगता है। आप देखिए 8-8, 9-9 फीट नीचे ये 100 हाँ, किलो इसीलिए वो गहराई में लगाते हैं, कई बार नीचे से मिली है जी, 100 किलो लगा देते हैं, जिससे पूरी की पूरी माइन प्रूफ व्हीकल ध्वस्त हो जाती है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, और उसके बाद वेपन्स को चुराना, एम्युनिशंस को चुराना और फोर्सेस को मौत के घाट उतारना, ये इनका पुराना मोडस ऑपरेंडी है। आपको ध्यान होगा 2009 में झारखंड में इन्होंने इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदुवार को सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस तरह की आतंक की घटनाएं इनका एक नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी है। पर इनको यह कह देना कि हमारे आकाश राव साहब की तरफ से कोई लापरवाही हो, मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूं। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की तरह वो जगह तुरंत पहुंचे। एक देखिए, दूसरी तरफ विकल्प ये था कि मैं पहले एक जमीन के का पूरा डीप सर्च माइन डिटेक्टर से कर लूं, तत्पश्चात जाऊंगा। 1-1.5 घंटे जहां विलंब हो जाता, पूरी की पूरा घटना खत्म हो जाती, तत्पश्चात पुलिस अफसर पहुंचता। शायद एक सिंसियर पुलिस अफसर कभी भी ये एग्री नहीं करेगा ना। इसीलिए सर मैंने सवाल में शामिल किया था कि क्या एसओपीज को हटाया गया, या दरअसल एसओपीज जो होती हैं वो अलग रहती हैं, और जब जमीन पर जब फैसले ऑन द ग्राउंड लेने की बारी आती है तो फिर उस वक्त समझदारी अलग होती है, वो अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से चलती है। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पंकज सर लौट रहा हूं आपके पास। विकास, अरनपुर की वो घटना याद आई थी जिसका मैंने जिक्र किया, आज एएसपी साहब का जिक्र किया
देखिए, तरीके पुराने वाले जो हैं वो इसलिए अब घातक लग रहे हैं क्योंकि हम लोग ये मानकर बैठे थे और शायद फोर्सेस भी ये मानकर बैठी है कि अब नक्सली डिफेंस मोड में है, वो अपना इलाका बचाने के मोड में है और कम से कम ये मानकर बैठे हैं कि जितने हम कैंप लगाते जा रहे हैं, जितना एरिया हम क्लियर करते जा रहे हैं, वहां हम डोमिनेट करते हैं और वहां ना तो आईडीज होंगी ना फिर वहां पर नक्सली इस तरह से अटैक पोजीशन में होंगे। देखिए, माओवादियों के पास कोई आधार इलाका भी बचा तो है नहीं। और रहा सवाल आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि लापरवाही की, तो आज ही हमारे एडिशनल साहब शहीद हुए हैं। मुझे लगता है कि उस पर लापरवाही ना बोला जाए, लेकिन हाँ, मानव प्रवृत्ति है। मानव प्रवृत्ति में डीएम अवस्थी साहब काफी अनुभवी हैं और पंकज सर भी, और उन्होंने पहले भी कहा कि जब लगातार सफलताएं मिलती हैं तो उत्सुकता हो जाती है, और ये उत्सुकता ही हर बार कई बार लापरवाही को प्रस्तुत करती है। इसके पुरानी जितनी भी घटनाएं ये, लेकिन ये भी इस बात को यहाँ रखना जरूरी है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, नुकसान चाहे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हो या एक डीआरजी का जवान हो, नुकसान हमारा ही है और हर नुकसान से सबक लेने की आवश्यकता है। आपने अरनपुर की घटना का जिक्र किया, मुझे बहुत खूब याद है, पूर्व डीजीपी साहब भी हैं, उन्हें भी याद होगा कि अरनपुर की जो घटना हुई थी उसमें जो गलतियां दोहराई गई थी कि जिस गाड़ी से गए थे उसी गाड़ी से जवानों को उस रास्ते से वापस लाया जा रहा था। माओवादियों को इस बात का इल्म हो चुका था बहुत पहले ही, और उन्होंने बहुत आसानी से उसे अपने टारगेट में लिया। और 6 जनवरी को जो घटना हुई थी ओरछा के पास में, उसमें भी यही घटना हुई थी। सभी लोगों को पता चल गया था कि जवान उन्हीं गाड़ियों से वापस आ रहे हैं जिन गाड़ियों से उन्हें ले जाया गया था आगे तक, और उस गाड़ी को निशाना बनाया गया था। ठीक इसी तरह की स्थिति, इस पर स्टडी करने की आवश्यकता थी जब नारायणपुर में भी बस से जवानों को ले जाया गया और उसी बस को वापसी में माओवादियों ने ब्लास्ट किया था। तो जब भी इस तरह की लापरवाहियां हुई हैं तो उसमें गलतियां हुई हैं। पंकज सर ने कहा कि वहां पे क्या पहले डिमाइनिंग की जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये अति उत्साह है और वैसा होता भी है, हर किसी से हो सकता है कि हम भी होते तो हमसे भी ये गलती हो जाती, क्योंकि जिस तरह से अभी माओवादियों की स्थिति है ना, उनके पास नेतृत्व की काफी का संकट है, बारूद का संकट है, उनके पास हथियारों का संकट है, और वो शांति वार्ता को लेकर लगातार पर्चे जारी कर रहे हैं। कर्रे गुट्टा उनका एक आखिरी सबसे मजबूत बेस इलाका था, उस पर भी जवानों ने विजय हासिल की और उनके 4 हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया है। ऐसे में कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता था कि एर्राबोर के पास सड़क से मात्र कुछ मीटर दूर या खुद इतनी नजदीक में माओवादी इस तरह की घटना को प्लानिंग के साथ अंजाम दे पाएंगे, जहां पे रोज, आप विश्वास करें, जिस इलाके में घटना हुई है उसके ठीक एक दिन पहले मैं उस इलाके में घूम रहा था, तो उस घटना के बहुत करीब में, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस घटना में कल आने वाले दिन में यहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। और वो लगातार सुरक्षा के एहतियात सारे मापदंडों पर को नजर में रखते हुए ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये अति उत्साह। लेकिन इससे ये भी विकास, क्या जानकारी मिली आपको कि उसमें ये प्रेशर आईडी थी, कमांड आईडी थी, ये किस तरह की आईडी थी? देखिए, माओवादी जो हैं वो लगातार वो छद्म लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जो जानकारी मिली है कि उन्होंने वहां पर एक कमांड आईडी जो डमी आईडी थी, उसमें आईडी बम नहीं थे जैसे, और यही वजह है सबसे बड़ी बात की और लापरवाही हुई। सबसे पहले जब वहां पर एडिशनल साहब और उनकी टीम पहुंचे तो उन्हें एक तार नजर आया, और तार को एहतियातन जब निकाला गया बहुत एहतियात के साथ, तो पता चला एक डमी बम है जो कि कमांड आईडी होता है। प्रेशर आईडी को लेकर वो निश्चिंत हो गए, उन्हें लगा कि इतनी पास में जब माओवादियों ने आगजनी की है तो आगजनी करने के बाद उनके पास रुकने का समय नहीं रहा होगा, और वो पुलिस को छकाने के लिए या डराने के लिए इस तरह के जो डमी बम उन्होंने लगाया। ये एक निश्चितता हो गई, और माओवादियों ने बहुत ही टैक्टिस से इस बात को, उन्होंने बहुत सोच समझ के इस बम को लगाया था कि हो ना हो जो भी अधिकारी या जवान या डीआरजी का जवान, निचले स्तर का कर्मचारी वहां पहुंचेगा, निश्चित ही तौर पर वो पोकलैंड के आसपास जरूर जाएगा ये देखने की कितने स्तर पर उस पोकलैंड में क्षति हुई है, और जब भी वो पास आएगा तो वो उस प्रेशर आईडी की चपेट में आएगा। हुआ भी यही। पूरे मौके का मुआयना करने के बाद आकाश साहब वापस लौटते वक्त उस पोकलैंड के पास पहुंचे, ये देखने के लिए कि गाड़ी जली कितनी, ये भी देख लिया जाए। और जैसा माओवादियों की मंशा थी, और ठीक उसी ट्रैप में फंस गए, और जो वहां पर प्रेशर आईडी था उनके ऊपर उनका पैर पड़ गया, और ये दुखद घटना सामने हुई। अवस्थी सर, देखिए, मेरे मन में भी और हमारे दर्शकों के मन में भी हमेशा से एक सवाल रहा है कि जब फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती आईईडी रही है, और ये करीब करीब 1.5-2 दशक का जब ये हमने दंश झेला है इन चीज़ों का हमारे जवानों ने,
क्या कोई मैकेनिज्म हम डेवलप नहीं कर सकते, नहीं कर पाए हैं अभी तक, या फिर चूंकि जैसा पंकज सर ने भी कहा कि बड़ी सरल चीज़ों से भी आईडी बनाई जा सकती है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है डिटेक्ट कर लेना, वो भी रेंज से बाहर जाके। अगर कोई 4 फुट या 5 फुट नीचे अगर आईडी प्लांट की गई है और हमारी रेंज ही अगर 1.5-2 फीट की है, तो कैसे पता करेंगे हम? और फिर वही होता है शायद जो कल हुआ। नहीं, देखिए, इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आई हैं। और आपको मैं दूसरा पहलू बताना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 5 साल को देखें या 10 साल को देखें या खास करके 2014 के बाद 15 के बाद देखें, तो ऐसी आईडी 50 किलो 100 किलो तक की आईडीज को फोर्सेस ने बरामद किया है। अगर ऐसी कम से कम 100 के ऊपर 200 के ऊपर आईडीज होंगी, मतलब हम लोग तो पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं, अगर वो भी फट जाती तो क्या क्षति होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि आईडीज को डिटेक्ट करने की जो इतनी भी टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग है उसका पूरा यूज़ किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि ये मतलब हर घटना को हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, जैसे अब इसमें तो प्रेशर आईडी थी, हम लोग 2016 की बात है, नहीं 17 की, कि जब इन्होंने एक जगह पर पेड़ों में आईडीज बांध दी, और जब फोर्स सीआरपीएफ की वहाँ जा रही थी, ये इंजरम भेजी के आसपास का इलाका था, और वहाँ से उन्होंने गोली फायर किया, एम्बुश, तो फोर्स को लगा कि वो एम्बुश है, तो नेचुरली पेड़ों की ओट ले ली। आप भी जाएंगे तो जब भी फोर्स, उन्होंने पेड़ों पे जाए कि हम पेड़ पे चले जाते हैं, और पेड़ पे जाते उन्होंने सारी आईडीज ब्लास्ट कर दी, बहुत सारे लोगों का नुकसान उठाना पड़ा। तो इनकी जो टैक्टिक्स है उसको केस बाय केस देखना पड़ता है, लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि हमें हर बार, और दूसरी बात एक और है जो हमेशा मैं कहता हूं कि हम लोगों को 100 बार लकी होना चाहिए, उनको सिर्फ एक ही बार लकी होना पड़ता है। 99 बार वो फेल होंगे, लेकिन एक बार लकी हो गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अब ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, बट आकाश राव ने जो भी किया और जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स वहाँ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनको लगता है थोड़ी सी मतलब सावधानी, सतर्कता, ये बात सही है, इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सावधानी, सतर्कता, और जब भी ये घटना होती है कोई ऐसी जिसमें वो ट्रक जलाएंगे या कुछ किसी को करेंगे, तो सावधानी पूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो एक ट्रैप होने की संभावना बनी रहती है। इससे यही सबसे बड़ा सबक मिलता है कि ट्रैप में न फंसे, उसके लिए सारी सजगता से चलें। पंकज सर, और शायद इसमें अगर 25, 30, 40, 50 आदमी और होते जी, तो ये शायद ये जो है वो फैल के अगर जाते तो शायद वो कमांड आईडी या प्रेशर आईडी का जो भी है उसका वो नहीं हो पाता। बट एनीवे, तो क्या बोल सकते हैं। पंकज सर, एक सवाल दर्शकों के मन में जरूर होगा कि कितना महंगा पड़ता है या कितना खर्चा आता है नक्सलियों को आईडी तैयार करने में, और ये इस लिहाज से क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमने आर्थिक तौर पर नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, उनको अब बाहर से आईडी नहीं मिल रही है, जो भी अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और केजीएच में हमने उनके तबाह कर दिए जो भी उनकी मशीनें थी हथियार बनाने की या बाकी चीज़ें बनाने की, उस पर भी उनको नुकसान हुआ है। तो कितना अब ये नक्सलियों के लिए मुश्किल है कि वो लगातार आईडीज क्रिएट करते रहें, उन्हें प्लांट करते रहें और वो हमें नुकसान पहुंचाते रहें। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब माइनिंग वाले देश हैं और स्टेट हैं, और इन सब जगह एक्सप्लोसिव्स माइनिंग के लिए आधिकारिक रूप में सब जगह उपलब्ध हैं, डेटोनेटर्स भी उपलब्ध हैं, और इसलिए इसको कोई चुराना, धमका के लेना या माइनिंग में दिखा देना और आम चीजों से एक्सप्लोसिव तैयार कर लेना, जो कि बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव कैपेसिटी के तो शायद नहीं होंगे, मगर नुकसान अवश्य कर लेंगे। इसमें बस आपकी जानकारी में एक चीज डालना चाहूं, एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया था। आईडी जैसे ही प्रेस किया एक्सप्लोड कर गई। इसमें सरकार को एक सुझाव भेजा गया था कि जब माइनिंग करनी है तो उस समय एक्सप्लोड करे या 10 सेकंड बाद एक्सप्लोड करे। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो यदि हर डेटोनेटर को, हर एक्सप्लोसिव को 10 सेकंड के मार्जिन देते हुए कर जाए, तो इनको, हम लोग को, सुरक्षा बलों को मारने के लिए या आईडीज को गाड़ी उड़ाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कि आईडी उन्होंने देखा, जैसे ही गाड़ी पास आई उसको स्विच को ऑन करो और आपका गाड़ी उड़ गई। अगर 10 सेकंड का गैप होगा, ये एक भी गाड़ी नहीं उड़ा सकते हैं। ये प्रपोजल सरकार को गया हुआ है। दूसरी चीज,
देखिए, जब भी, जैसा कि आपने बताया कि क्या माओइस्ट का शायद ये लास्ट पॉइंट है, और मेरे ख्याल जिस तरह की टारगेट भी दिया गया है, क्या सीसी मेंबर्स की बात हो, क्या पॉलिट ब्यूरो, ऐसा ड्विंडल करके इतनी कम हो गई है संख्या कि शायद अब ये बिल्कुल लास्ट अपने लास्ट नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं। और हमेशा याद रखिए, जब बत्ती भी बुझती है, दिया भी बुझता है, तो लास्ट में लौ बड़ी तेजी से जलती है। सही बात। डेस्परेशन और जिनके स्टेक्स बहुत ज्यादा होंगे, ये हर प्रयास करेंगे। और देखिए, जो भी जिसके स्टेक्स ज्यादा होते हैं, वो नए से नए, आपको यदि याद होगा, लातेहार में इन्होंने सीआरपी के लोगों को धड़ पैर से अलग करके, पेट को काट के, और उसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स और एक्सप्लोसिव्स लगा दिए थे कि जैसे ही पेट खोला जाएगा, लाइट के उससे इतना बड़ा धमाका होगा, चाहे अस्पताल में, चाहे सीआरपी के अधिकारियों के सामने, ये सब लोग उड़ जाएंगे। ये भी तो इसलिए जिसके स्टेक्स ज्यादा होंगे, वो हमेशा नई से नई चीजें मेरे ख्याल से लेके आएगा। जिस प्रकार से अभी आपने देखा, यूक्रेन ने किस प्रकार से 8000 मील दूर भी रशिया के अंदर अटैक कर दिया। ये लास्ट अपने उसमें है। और ये भी ध्यान रखिए, बासव राजू, पप्पू लोहरा, ठीक बात सर। और दूसरा जो डिबेट से चीजें निकल के आई, सुरक्षा बलों से हमारी अपील भी है। हालांकि देखिए, आप सब एक्सपर्ट हैं, जितने हमारा सुरक्षा बल इस वक्त ग्राउंड पर हैं, और आप ग्राउंड पर इसीलिए हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं नक्सलियों से लोहा लेने में। लेकिन बस हम एक कंसर्न हमारा ये है, एक हमारी उम्मीद ये है, आपसे गुजारिश ये है तमाम सुरक्षा बलों से कि प्लीज़ सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए। जो भी आपके एसओपीज़ हैं, नॉर्म्स हैं, आप उनका ख्याल ज़रूर रखिए। और इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसा पंकज सर भी कह रहे हैं, अवस्थी सर भी कह रहे हैं, क्योंकि ये बुझता हुआ दिया है नक्सलवाद, इस बार फड़फड़ाएगा ज़ोर से। और इससे पहले कि पूरी तरह बुझे, बस थोड़ा सा यहाँ और हमें एक्स्ट्रा शायद केयर की आवश्यकता है, उतना ज़रूर आप करिएगा। क्योंकि जब भी एक भी जैसा विकास भी कह रहे थे कि डीआरजी जवान की भी अगर कुछ खबर आती है नुकसान की, तो बहुत दुख होता है। और अब इन चीज़ों को हम बहुत पहले से देख चुके हैं, अरनपुर, ताड़मेटला, वो तमाम चीज़ें आज भी दिल को दुखाती हैं, झीरम हो या बाकी चीज़ें हों। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। पंकज सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। अवस्थी सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।